Hello students, this is your political science online classes. Yesterday we discussed about the features of our constitution. Now continue this topic and next point is secular state. The Constituent Assembly did not use the word secular in the original constitution. देखिए एक और वर्ड था सोशलिस्ट, है ना। ये भी हमारे जो था ना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। एक नेक्स्ट वर्ड और है सेक्युलर, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं था, ठीक है ना। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट यूज द वर्ड सेक्युलर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट द वर्ड secular was added in the constitution by the 42 amendment 1976। तो ये जो सेक्युलर जो वर्ड है ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है? 42 जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसके इस अमेंडमेंट के थ्रू ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है ना। तो ये सेकंड वर्ड है। फर्स्ट सोशलिस्ट था और सेकंड हमारा कौन सा वर्ड है? सेक्युलर। ये दोनों वर्ड हमारे बाद में ऐड हुए हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 of the Indian Constitution, freedom has been given to every citizen in the practice of religion। देखिए आर्टिकल 25 ये कहता है कि एवरी सिटीज़न यानी हर सिटीज़न को अपना जो रिलीजन है वो मानने की फ्रीडम है, ठीक है। आर्टिकल 25 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है, ये क्या कहता है कि जो हम एवरी सिटीज़न है, कहाँ के सिटीज़न? इंडिया के सिटीज़न है ना, तो उनको किसी भी रिलीजन को मानने की क्या है? फ्रीडम है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 25। द स्टेट डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, यानी हमारी कंट्री का कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे हम पाकिस्तान को कहें तो वो इस्लामिक कंट्री है ना। ऐसे हमारा जो इंडिया है उसमें कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ पे सभी रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं और सभी रिलीजन को यहाँ पर एक ही नज़रों से देखा जाता है, समान नज़रों से देखा जाता है। बट द स्टेट रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन एज इक्वली। और जो स्टेट है, हमारी कंट्री है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी रिलीजन की इक्वली रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, इक्वली रिस्पेक्ट करता है। एवरीबडी हैज़ द राइट टू चूज़ हिज रिलीजन। हर किसी को, एवरीबडी यानी हर किसी को ये राइट है कि वो कोई भी रिलीजन को चूज़ करे और उसको फॉलो करे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिस्टिंग्विश्ड डॉक्यूमेंट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड डॉक्यूमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डिस्टिंग्विश्ड डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इंक्लूड द बेसिक वैल्यूज़ एंड हाईएस्ट एस्पिरेशन। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने उसके अंदर एक तो बेसिक वैल्यूज़ को इंक्लूड किया है और हमारे हाईएस्ट एस्पिरेशन क्या होते हैं? हमारी आकांक्षाएँ जो होती हैं उनको हम एस्पिरेशन कहते हैं, तो उसको भी इंक्लूड किया है। इट इज़ द इंटेलिजेंस एंड फोरसाइटनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ये इनकी दूरदर्शिता है, इंटेलिजेंस ये है कि इन्होंने जो एस्पिरेशन है और बेसिक वैल्यूज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो साउथ अफ्रीका है हैज़ टेकन इट एज एन आइडियल फॉर द मेकिंग ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। कि साउथ अफ्रीका ने जो हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको आइडियल माना है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उसी के अकॉर्डिंगली बनाने की कोशिश की है ना। नेक्स्ट देखिए 12th पॉइंट है हमारा, रिमार्केबल फ्यूजन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल एलिमेंट। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए दो वर्ड हैं, यूनिटरी एंड फेडरल, है ना। इन दोनों के हम मीनिंग पढ़ेंगे। देखिए फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम। What is unitary system? Unitary system government puts its power in one central
गवर्नमेंट, यानी कि जो जो पावर होती है ना गवर्नमेंट की, वो सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। किसके पास होती है? सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। और ये यूनिटरी सिस्टम, मतलब पूरा अपना कंट्री एक सेंट्रल गवर्नमेंट से ही चलता है। और ये जो यूनिटरी सिस्टम है ये इंग्लैंड में, फ्रांस में, इटली में, जापान में और चाइना में है। ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, चाइना, है ना। नेक्स्ट देखिए फेडरल सिस्टम में क्या होता है। तो जब गवर्निंग पावर है वो डिवाइड कर दी जाती है। जैसे हमारी इंडिया के अंदर देखिए, एक तो सेंट्रल में पार्लियामेंट है ना, वो पूरी कंट्री को देखती है ना, पूरी कंट्री को चलाती है। दूसरी हमारी जो स्टेट्स हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है ना, इनकी अलग अलग, है ना, यहाँ पर इनको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है स्टेट को। तो जो पावर्स हैं वो सेंट्रल और स्टेट में क्या हो गई हैं? डिवाइड हो गई हैं। स्टेट अपने अकॉर्डिंगली वर्क करता है और सेंट्रल अपने अकॉर्डिंगली वर्क करती है ना। तो द गवर्निंग पावर इज डिवाइडेड इनटू फेडरल एंड लोकल गवर्निंग बॉडीज दैट कनेक्ट टू द नेशनल गवर्नमेंट, है ना। और ये जो फेडरल सिस्टम है ये इंडिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रशिया एंड अर्जेंटीना में है। तो यूनिटरी के अंदर जो पावर होती है वो सेंट्रल के पास होती है, और फेडरल के अंदर जो पावर होती है ना वो स्टेट और सेंट्रल इन दोनों के बीच में डिवाइड होती है। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब देखिए हमारा जो इंडिया है ना, उसके अंदर यूनिटरी और फेडरल ये दोनों ही एलिमेंट्स हैं, यानी ज़रूरत पड़ने पे ये यूनिटरी भी हो जाता है और फेडरल तो ये है ही। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट। The phrase union of state has been used in place of federal। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल वर्ड नहीं लिखा हुआ है, उसमें फेडरल की जगह क्या लिखा हुआ है? यूनियन ऑफ स्टेट। क्या लिखा हुआ है? यूनियन ऑफ स्टेट। है तो ये फेडरल सिस्टम ही, लेकिन इसकी जगह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। In the very first article, it has been said that India shall be a union of state। जो फर्स्ट आर्टिकल है ना उसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट, है ना, यानी स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स को मिला के इंडिया को बनाया गया है ना। As aspiration of the constitution makers was to make such a constitution in which central government maintains the unity of India and state enjoy autonomy also। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, है ना, उन्होंने देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से मेंटेन किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या मेंटेन करेगी पूरी कंट्री के अंदर, हमारी इंडिया में यूनिटी को मेंटेन करेगी। किसको मेंटेन करेगी? यूनिटी को। पूरी कंट्री में यूनिटी को मेंटेन करेगी। और दूसरा देखिए स्टेट्स क्या करेंगे? ऑटोनॉमी। ये ऑटोनॉमी का मतलब है कि वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने रीजन में फ्री रूप से काम कर सकेंगे। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमी है। तो यानी कि पूरी कंट्री को क्या पूरी कंट्री में क्या मेंटेन करेगी? यूनिटी मेंटेन करेगी। और दूसरा क्या है? स्टेट जो हैं वो अपने अपने रीजन में, अपने अपने स्टेट्स के अंदर वो ऑटोनॉमी है, यानी कि वर्क करने के लिए फ्री हैं। For this, they use the unitary and federal features in the constitution। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही फीचर्स हैं, यूनिटरी फीचर भी है और फेडरल फीचर भी है। There are several provisions in the constitution that make the center more powerful than the state। देखिए ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके अंदर सेंट्रल जो है वो ज़्यादा पावरफुल है स्टेट से। बहुत सारे प्रोविज़न हैं ऐसे जिसमें सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है किससे? स्टेट से। वो प्रोविज़न कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट तो है अलोकेशन ऑफ द मैटर ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंस टू द यूनियन लिस्ट। देखिए हमारी 3 लिस्ट है, यानी कि कंट्री में जो भी रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी है, जंगल है, जैसे जो टॉपिक्स हैं इनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट के अंदर जो टॉपिक आते हैं उनके अंदर, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
वो लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक आते हैं उसके अंदर जो लॉ बनाना होता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंदर स्टेट जो है वो भी लॉ बना सकती है और यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी लॉ बना सकती है। यानी कॉन्करेंट के अंदर स्टेट और यूनियन ये दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट पे दोनों के विचार अलग अलग हो, दोनों की थिंकिंग अलग अलग हो। तो ऐसे समय में जब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो कॉन्करेंट लिस्ट पे जो लॉ बनना है उसके ऊपर तो यूनियन लिस्ट जो लॉ बनाएगी वो माना जाएगा, स्टेट लिस्ट जो लॉ बनाएगी वो नहीं माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिंगल सिटीजनशिप। चाहे हम राजस्थान में रहें, चाहे हम एमपी में रहें, चाहे हम यूपी में रहें, लेकिन कहलाए क्या चाहेंगे हम? इंडियन। यही है सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सिविल सर्विस। ये भी आपका किसका है? जल्दी बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हैं वो कहीं एग्ज़ाम जब ऑल इंडिया लेवल पे लिया जाता है तो उनको पूरी इंडिया में कहीं पे भी सर्विस के लिए भेज दिया जाता है ना। तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज जो हैं इसमें भी आप देखिए सेंट्रल जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए गवर्नर वैसे तो अपने स्टेट के अंदर उनकी पोजीशन सबसे हाईएस्ट है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि गवर्नर जो हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो अब आप खुद सोचिए कि प्रेसिडेंट सेंटर में होता है ना, और गवर्नर स्टेट में होता है। गवर्नर स्टेट में होता है, प्रेसिडेंट सेंटर में होता है। तो पावरफुल कौन हुआ? क्योंकि प्रेसिडेंट ने गवर्नर को अपॉइंट किया। प्रेसिडेंट ने गवर्नर को अपॉइंट किया तो पावरफुल कौन हुआ? प्रेसिडेंट, जो कि सेंटर में है ना। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स ऑन द सेंटर। देखिए जब भी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जैसे फ्लड आ गया या कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, तो अपने मतलब रुपए पैसे के लिए इन सब के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का मुँह ही ताकती रहती है कि हमें यहाँ से मिल जाए कुछ, है ना। अभी भी देखिए कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है तो स्टेट गवर्नमेंट जो अपने अशोक गहलोत हैं वो कभी किसी चीज़ के लिए कभी किसी चीज़ के लिए वो किसकी तरफ देखते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं ना। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स ऑन द सेंटर, द डिसीजन ऑफ द सेंटर ओवरराइडिंग दैट ऑफ द स्टेट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगती है ना, तो स्टेट्स के जो जितने भी आप डिसीजंस हैं वो सब क्या हो जाते हैं? बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, है ना। और किसके जो डिसीजन है वो पावर में आ जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं वो पावर में आ जाते हैं, है ना। थैंक यू।